अंतर में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अलग अलग क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अपने उच्च शिखर को छू रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तेजी के साथ क्या भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ सकता है या बढ़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसद में उसने बयान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कुछ स्तरीय कमेटी ने सभी वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 फरवरी को राज्यसभा में कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी जामा अभी नहीं पहना रही है और भुगतान प्रणाली के हिस्से के तौर पर इसके उपयोग को खत्म करने के सभी उपाय फिलहाल किए गए हैं। हालांकि सरकार की योजना इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद एक विधेयक लाने की हो सकती है। हालांकि इसको लेकर जो आर्थिक मामलों के सचिव उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी और जिसने इसके खिलाफ प्रस्ताव की सिफारिशें की थी। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टो करेंसी कारोबार को बैन किया था। हालांकि 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वर्चुअल करेंसी में को ट्रेड को मंजूरी दी थी, यानी उस रोक को हटा लिया था जिसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि देश को क्रिप्टो करेंसी की जरूरत कितनी है, किस तरीके से है और दुनिया में बढ़ते इसके चलन और व्यापार में हिस्सेदारी के चलते हमें किस तरीके की क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है और किस तरीके से इसे लीगल किया जा सकता है। सरकार के लिए क्या बेहतर विकल्प होंगे और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हलीम खान सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोहेल मर्चेंट हमारे साथ हैं, सीईओ हैं पॉकेट बाइट्स और मेंबर हैं IAMAI से, आपका भी स्वागत है। और आदित्य सिंह हमारे साथ हैं जो क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है आदित्य। शुरुआत हलीम सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर जिस तेजी के साथ दुनिया भर में व्यापार में क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी को देखें या उसके वैल्यूएशन और उसकी नए हाई को समझें, क्या हम उससे अब अलग नहीं रह सकते? यानी कि भारत एक जिस तरीके से औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसमें हिस्सेदारी करनी होगी, उससे अलग रहना नामुमकिन है। आपकी बात सही है कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी के इश्यूज़ थे, वो फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी को अभी भी अडॉप्ट नहीं किया है। तो एक तो मेजर बॉटलनेक जो मुझे लगता है या जो रास्ते में आड़े आ सकता है वो ये है कि कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी को लेके हमारे जो कंसेंसस है वो क्या इमर्ज होके आती है। क्योंकि जैसे अगर मोटे तौर पे बताएं, जैसे कि पहले डाक जाती थी तो डाक टिकट जारी होते थे और डाक टिकट में इंटरनल अलग होता था और इंटरनेशनल डाक अलग होती थी। वो एक सॉवरेन फंक्शन था, अब वो एक प्राइवेट हैंड में चला गया है। नाउ ये करेंसी एक दूसरे तरह का जो है सॉवरेन फंक्शन है और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को सरकारी तौर पे जारी करते हैं तो एक एस्पेक्ट बनता है और प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि फ्री में जीमेल चल रहा है उस तरह की कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसके दूसरे रिपरकशंस हैं। तो दोनों के रिपरकशंस अलग अलग हैं और भारत सरकार का जो एक नई अप्रोच है कि वो एक विधेयक ला सकते हैं, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भारत सरकार की जो बात आ रही है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी तो वो ऑल टुगेदर विल बी आई थिंक ए डिफरेंट बॉल गेम। ओके सोहेल साहब, जैसा कि कहा खान साहब ने कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पिछली बार जो रोक हटाने की बात हुई थी, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे महत्वपूर्ण है और बैंकिंग सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा था तो ऐसे में उसके भविष्य पर, उसके वर्तमान के व्यापार पर असर पड़ रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना होगा, रूल्स रेगुलेशन उसके लिए चाहिए होंगे। अब सरकार का ये कहना कि वो इसकी तरफ बढ़ेगी, लेकिन एक विधेयक के जरिए मोड 2 हो सकते हैं। क्या सरकार खुद एक अपनी क्रिप्टो करेंसी को लाए जो कि वैलिड होगी, वो बेहतर मोड है, या जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको वहां की सरकारें लीगल या वैलिड कर देती हैं, वो एक बेहतर मोड हो सकता है? जी,
काफी तरीके से मैं खान साहब की थॉट्स से अग्री करता हूँ कि जो बहुत सारे जो इश्यूज हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज हम जो बोलते हैं, तो जब जब भी बिटकॉइन सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी आई थी उसको एक टैग दिया गया था क्रिप्टो करेंसी। बट एज हम करंट सिचुएशन में देखें तो आप करेंसी एज अ यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आप एक कोई चीज आज बाय कर रहे हैं, उसको एक बिटकॉइन से सपोज आप एक टेस्ला कार बाय कर सकते हैं, तो आज आप कर रहे हैं, कल हो सके तो हो सकता है कि बिटकॉइन का वैल्यू बहुत बढ़ जाए, तो आपका लॉस होगा उसे यूज करना एज अ करेंसी। तो यही एक इशू था इनिशियली भी, जो आईएमसी का जो कमेटी थी जिन्होंने ड्राफ्ट जाहिर किया था, उसमें भी यही बात हुई थी कि एज अ करेंसी आप इसको यूज करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने खुद ने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में कहा है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो करेंसी के नहीं है। तो जो नाम है उसकी वजह कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आप इसको करेंसी की तरह यूज करेंगे या आईएनआर को compete कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो करेंसी जो है वो राइट है सॉवरेन स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास इशू करने के लिए। जो क्रिप्टो करेंसी करेंटली इंडिया में यूज हो रही है या ग्लोबली भी यूज हो रही है, पेमेंट्स के लिए बहुत कम यूज हो रही है। मोस्ट ऑफ तो इसको इशू यूज ऐसे किया जा सकता है कि ब्लॉकचेन पे जो टेक्नोलॉजीज बनती हैं उसके अंदर आप उसका वैल्यू ट्रांसफर कैसे करें, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, एज अ एसेट क्लास जो हो आप बोलते हैं, और या तो आप उसको किसी हेज, जैसा हम इंडियन हाउस होल्ड में आजकल बहुत होता है कि हम गोल्ड स्टोर करते हैं ताकि हम एज एन इन्वेस्टमेंट उसको रख सके। तो जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज को पर से करेंसीज ही करार दिया जाए। जैसे कि मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग है जिन्होंने जो कमेटी रिपोर्ट जो हेड की थी, उन्होंने भी उसी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारा गवर्नमेंट का एम जो है उसको एम सिर्फ ये है कि ये करेंसी एज अ कम्पीट ना करे आईएनआर के लिए, एज अ एसेट या एज अ फ्रीडम टू ट्रेड या फ्रीडम टू राइट जब होता है यूजर्स का, तो दैट शुड बी फाइन कि एक सिटीजन को एक एसेट बाय करना है, स्पेक्यूलेट करना है या स्टोर करना है एज इन्वेस्टमेंट, तो उस पर आइडियली इशू नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आई थिंक द राइट नैरेटिव। आदित्य, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं और दुनिया भर में जिस तरीके से सुहेल साहब ने कहा कि इसका फ्लक्चुएशन है, एज अ करेंसी उसका अगर हम वैलिडेशन की बात करते हैं, कोई एक सरकार करती है तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, और वर्ल्ड वाइड जिसके एक अलग अलग मॉडल हैं, उस नज़रिए से हमारे देश में अगर हम भारत की जिस तरीके की शिक्षित जनता है, जो परसेंटेज है, उस नज़रिए से देखें, जो ट्रेड में इस वक्त हिस्सेदारी है उसको देखें, क्या नज़र आता है स्कोप के नज़रिए से, या अभी भी हम उससे दूर रहकर चल सकते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अभी जिस तरह से करंटली पूरी दुनिया में जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करा जा रहा है, ऐसे टाइम पे अगर भारत इस चीज़ से दूर रहेगा तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे भारत को टेक्नोलॉजी में अगर आगे रहना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि इनोवेशन को हम सबसे पहले अडॉप्ट करें, उसके ऊपर काम करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे सोहेल जी ने बोला कि उसको करेंसी की अगर क्वालिटीज़ देखा जाए तो अभी क्रिप्टो करेंसीज में उस तरह से है नहीं। अगर करेंसी यूज़ करनी है तो जो इंडियन रुपीज़ है, जो हमारी आरबीआई इशू करती है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट देखें तो उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस टेक्नोलॉजी को लेके जो एडवांसमेंट हो सकता है, नए जो प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है। तो उसी बेसिस पे आई फील क्रिप्टो करेंसी को अभी भी अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो भी वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट देख रही हैं। अब भारत के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो नैरेटिव में डिफरेंस ये है कि जैसा सोहेल जी ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर अगर आप दुनिया में देखेंगे तो उसकी यूजेबिलिटी एज अ ट्रेडेबल एसेट है। जैसे गोल्ड को ट्रेड करा जाता है, और भारत में भी जो 75 लाख से ज्यादा ट्रेडर हैं वो क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक ट्रेडेबल एसेट की तरह ही उसको यूज करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी 300 से ज्यादा कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो वहां पर ये जो एक टेक्नोलॉजी के रेस है, यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज जो हैं इसका एडवांटेज उठा रही हैं और वो उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, उसको रेगुलेट कर रही हैं। तो यहाँ पर भारत को भी इस रेस के अंदर आगे रहना चाहिए। तो आदित्य, क्या अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि एज अ करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल करने की बजाय अब तक जो हम देख रहे हैं वो जैसे कि शेयर मार्केट में है या फिर जो कम्युनिटी इंडेक्स होता है, कुछ उस तरीके से एसेट इन्वेस्टमेंट है, और उसी नज़रिए से हमें इसे देखना होगा, ना कि उस करेंसी के तौर पर जो कि किसी भी भारतीय रुपए की मैं कहूँ कि उसकी जगह ले सकता हो या उसकी तरह कोई ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में हिस्सेदारी हो सकती है। हाँ जी, एकदम, कि करेंसी की तरह उसको नहीं देखा जाए, उसको एक एसेट की तरह देखा जाए जिसको अगर लोग चाहें तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएं, उसको ट्रेड कर पाएं। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है। करेंसी की तरह उसका कोई यूज सामने आया नहीं है, लेकिन एज अ ट्रेडेबल एसेट पूरी दुनिया में अभी उसका यूज वही हो रहा है।
एंड उस चीज के अंदर आई थिंक भारत सरकार अगर कुछ रूल्स लेके आती है, एज अ करेंसी यूज नहीं हो लेकिन ट्रेडेबल एसेट की तरह उसको रेगुलेट करके अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो वो काफी अच्छा हो सकता है। और सोहेल जी, क्योंकि कुछ देशों में कुछ कंपनियों की ओर से इस तरीके के ऑफर्स हैं कि वो खरीदारी के लिए यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस वहाँ की जो क्रिप्टो करेंसी जो है उनको एक्सेप्ट करती हैं। तो ये फिर जो बिजनेस मॉडल है ये कैसे है, और क्या हम भारत में जो क्रिप्टो करेंसी का एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या देख रहे हैं वो उससे अलग होगा? वो सिर्फ एसेट या उस तरीके से एक निवेश के तौर पर ही रहेगा, ना सिर्फ ना कि मार्केट में वैल्यू या खरीद फरोख्त से जुड़ा होगा? जी, कैसा है ग्लोबली जब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज यूज की जाए पेमेंट के लिए, तो द रीजन इज कि वो एक फास्ट मोड ऑफ पेमेंट है। आप ग्लोबली किसी भी कंट्री में से ट्रांसफर कर सकते हो और इंस्टेंटली सेटल होता है। अब ये बात होती है अगर हम यूएस और यूके की करें तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स है वो बहुत स्लो है। जो एसीएच ट्रांसफर वगैरह है, एक एक दो दिन लगता है ट्रांसफर होने के लिए, कार्ड पेमेंट्स वगैरह बहुत इश्यूज होते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए दिस इज मोर फीजिबल कि आपने इंस्टेंटली आपका बिटकॉइन वॉलेट निकाला, आपने पे कर दिया और आपका काम जल्दी हो गया। बट इंडिया उस स्तर पे पहुंच चुका है कि आईएमपीएस और यूपीआई वगैरह हमारा इतना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट हमारा बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल। तो एज अ पेमेंट मैकेनिज्म अगर आप मुझे करंटली इंडिया में मेरे पास अगर सपोज एक बिटकॉइन है जिसका वैल्यू आज 35 लाख रुपया है, आप मुझे बताएंगे कि आप किसी चीज का पेमेंट बिटकॉइन में कर सकते हैं और किसी चीज का पेमेंट आईएनआर में भी कर सकते हैं। तो रादर मैं बिटकॉइन को अगर देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस बढ़ेगा, तो मुझे पर्सनली ये डिस्करेजमेंट होगा कि मैं बिटकॉइन को स्टोर करके रखूं और मेरे पास जो आईएनआर है उससे मैं पेमेंट करूं। क्योंकि हो सकता है कि आज जो चीज मैं 35 लाख में ले रहा हूँ वो कल जाके बिटकॉइन का वैल्यू 50 लाख 60 लाख भी हो सकता है। तो मेरा आइडियली लॉस होगा उसे स्पेंड करने में। तो ये एक डिस्करेजमेंट हो सकता है अगर इसको हम एसेट की तरह देखें तो। करेंसी का यूजेज ऐसा है कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है उसके लिए आप आइडियली बेनिफिशियल है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंडिया भी अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि इंस्टेंटली सेटलमेंट हो सके। स्विफ्ट नेटवर्क वगैरह जो है 3-4 दिन उसको पेमेंट के लिए लगते हैं। तो अगर आप इस जैसा खान साहब ने पॉइंट आउट किया था कि कैपिटल फ्लाइट का भी इशू हो सकता है, तो अगर हम इसे सही तरीके से रेगुलेट करते हैं, सही लॉज लाते हैं इंटरनेशनल रेमिटेंस और ट्रांसफर्स पे, इनकमिंग और आउटगोइंग बोथ साइड पे, तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज हमें इंटरनेशनल रेमिटेंस में बहुत फायदा दे। और इसको अगर हम सही तरीके से लाइसेंसिंग वगैरह लाते हैं, इस पे रूल्स लाते हैं, तो ये इकोनॉमी ग्रो भी कर सकती है। अभी इशू ये होगा कि जैसा गवर्नमेंट ने अगर जो प्रीवियस हम कमिटी की रिपोर्ट देखें उसके द्वारा जाते हैं, तो इसे अगर हम कंप्लीटली बैन करते हैं तो बैन में ये हो जाएगा कि लेजिटिमेट जो बिजनेसेस हैं जहाँ पे 300 के करीब कंपनीज हैं इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज का व्यापार वगैरह कर रही हैं, और यूजर्स भी 70 लाख यूजर्स जैसा आदित्य जी ने बताया, तो उनका तो लॉस होगा ही होगा। प्लस ये होगा कि जो लोग लॉ पहले से तोड़ते हैं, जो कैपिटल फ्लाइट करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो तो डार्क मार्केट में यूज करने ही वाले हैं। मतलब एज इन वो अगर इवन इफ एक लॉ इलीगल कर देता है तो जो लोग पहले से इलीगल काम करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सबसे बड़ा इशू किन के लिए होगा कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन सब लॉ फॉलो करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। इंडिया में जितने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स है हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स पे। हर कंपनी जीएसटी वगैरह पे करती हैं। तो बैन करने से ये हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द मार्केट जो इलीगल, जो आपको रोकना है जो चीजें, वो इलीगल मार्केट में रह जाएंगी और मूव ऑन कर जाएंगी। और जो लेजिटिमेट बिजनेस है जहां से गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल सकते हैं, कंपनीज बढ़ सकती है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, वो सब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये करेंसी का एज इंडिया में फिलहाल यूज इंटरनल डोमेस्टिक मुझे नहीं लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि वॉलेटिलिटी है, अगर ज्यादा भी है आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट एज एन एसेट इंडिया में परफेक्ट है अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अगर हम प्रॉपर रेगुलेशन सेट करते हैं सेमा के थ्रू, तो दैट वुड बी परफेक्ट। हलीम सर, दो सवाल। एक तो ये कि अगर हम क्या इसे ट्रेड से अलग रखना होगा अगर हम नियमों की तरफ आगे बढ़ते हैं, या सिर्फ निवेश के नज़रिए से देखना हो, और अगर इसे ट्रेड से अलग रखते हैं या ट्रेड के साथ जोड़ते भी हैं तो जब तक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर उस तरीके की करेंसी का क्या वाकई फ़ायदा होगा, या फिर वर्ल्ड वाइड जो करेंसी में ज़्यादा डील हो रही है उसी को हम लीगल करने की तरफ आगे बढ़ें सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा? इस इशू को मेरे हिसाब से 3-4 तरीके से देखना चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजिकल इशू है, वेदर वी हैव दी टेक्निकल फीजिबिलिटी, जो बेसिकली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ इट है वो, वो एक पहलू है। तो टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है तो उसको आप अगर इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग रन में आपका नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का व्यू है कि हम अपना डिजिटल करेंसी लाएंगे, तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कीन है कि जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है उसमें हम पीछे ना रह जाएं। दैट इज़ वन पार्ट। द अदर पार्ट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो जैसे पेमेंट सिस्टम के फॉर्म में आप कह सकते हैं, तो उसमें बेसिकली
आप एक मोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, उस बोनस पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो एक वो एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। और अगर उस नज़रिए से हम बिटकॉइन को देखेंगे तो शायद उतना इट मे नॉट बी ए वेरी अनडिज़ायरेबल थिंग टू गो अहेड। तीसरा पार्ट होता है जो लीगल एस्पेक्ट होता है, और जो एक सॉवरेन फंक्शन है गवर्नमेंट का, तो वो किस हद तक आप जो है अपने जो सॉवरेन फंक्शन को पास ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने डाक टिकटों के मामले में कर दिया, तो वो एक ऐसा इशू है जिसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं। जैसे आपने देखा होगा इधर बहुत सारे मामलों में जो मैसेजिंग हो रही थी उसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन